क्वेश्चन नंबर 7 से हमें स्टार्ट करना है। 7वां क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग के हैं जहाँ के एक अचर है। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल को निम्नतम दिखाना है और क्या दिखाना है कि जो वृत्त की त्रिज्या, जो वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, ये हमें सिद्ध करना है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, एनसीईआरटी में? नहीं, एनसीईआरटी में 7वां है। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मिल जाएगी, जिनकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। देखो, हमारे पास एक वर्ग है। ठीक, ये वर्ग है और एक वृत्त है। ठीक, मान लेते हैं कि जो वर्ग की भुजा है, माना वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारी क्या है, r है। ये लिखना पड़ेगा क्या? ये हमारा क्या है दोस्तों, वर्ग है और ये हमारा वृत्त है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं मान लेता हूँ, माना वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, प्रश्न में ये बोला है कि दोनों का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप का योगफल क्या है, k के बराबर है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया? प्रश्नानुसार कि जो k है वो किसके बराबर है, वर्ग का परिमाप प्लस वृत्त का परिमाप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुणे भुजा 4 है, और वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, तो वो क्या है, 2πr। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो मैं यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ और यहाँ से, ठीक है, ये बोला है मैंने, तो यहाँ से मान निकाल लेता हूँ। ठीक, किसका मान निकाल लेंगे? देखो, ये 2πr गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, और सॉरी प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा। और अगर a का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये जो 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या दिखाना है प्रश्न में कि उन सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है। क्षेत्रफलों का जो योग है वो निम्नतम हमें दिखाना है। पुनः क्षेत्रफलों का योग, दोनों क्षेत्रफलों का योग, दोनों क्षेत्रफलों का योग, उसको हम a से दर्शाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से a का मान रख दूँगा। ठीक है, a का मान रखने पर कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आप डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो इस प्रश्नावली को। तो देखो, ये प्रश्नावली के हर एक प्रश्न बड़े लंबे लंबे हैं, लेंथी है। अगर इनको डिजिटल बोर्ड में मैं कराने जाऊँ तो बार बार मिटाना पड़ेगा और पीछे हमने क्या किया वो पता ही नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैं जानबूझकर इस प्रश्नावली को पेपर पेन में करा रहा हूँ ताकि आप बेहतर वे में समझ पाओ। ठीक है, इसलिए यही एकमात्र कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। अगले चैप्टर जैसे ही आएगा हम डिजिटल बोर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a का मान रख देंगे यहाँ पर, यहाँ से उठा के रखेंगे k माइनस का 2πr बट्टे में है 4। ठीक है, और यहाँ है, अच्छा a का मान तो रख दिया है ना, πr², πr²। ओके, इसको काट देते हैं ना, इसको ढंग से लिखते हैं, πr²। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, अब देखो, हमने इसको r के पदों में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमें किसके सापेक्ष अवकलज करना होगा, r के सापेक्ष अवकलज करना होगा। ये हमारा फंक्शन बन गया, दोनों का क्षेत्रफलों का योग आ गया r के रूप में। अब यहाँ लिखेंगे r के सापेक्ष
अवकलज करने पर आर के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ए बट्टा डी आर के सापेक्ष अवकलज करना है। तो इसका कर लेते हैं पहले, सिंपल है ना पहले। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2 आर के सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ पहले क्या सरल होगा, वर्ग सरल होता है, पावर हल होती है, 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। और फिर अंदर जो बैठा है उसका अवकलज हो जाएगा। के का देखो बट्टे में 4 है, वो तो बाहर रहेगा, ठीक है। और के कांस्टेंट है, उसका अवकलज 0, 2 पाई बाहर आ जाएगा। आर का अवकलज क्या होता है, 1, आर के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे मिल गया है, देखो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अगर यहाँ देखिए 2 पाई आर, ठीक, और यहाँ से है 2 पाई बट्टे में 4, ठीक है, 2 पाई बट्टे में 4। और इसको मैं अगर काटूँ, 2 से गुणा करना है ना अंदर, तो 2 से अगर गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4 प्लस के बट्टे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ से गुणा करोगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर, ठीक है। अरे यार ये गुणे में भी तो है, ठीक है, गुणे में क्या है, माइनस 2 दूनी 4 माइनस के पाई बाई 2, ये गुणे में है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, आर उभयनिष्ठ निकालूंगा। यहाँ से आर दिख रहा है मुझे, यहाँ से आर दिख रहा है, और माइनस पाई बाई 2 से भी अंदर गुणा होगा। अगर मैं यहाँ से आर उभयनिष्ठ निकालूँ तो यहाँ से बचेगा 2 पाई, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और गुणा हो जाएगा अंदर, है ना। तो पाई गुणा पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और यहाँ बट्टे में 2 आ जाएगा। आर तो हमने पहले ही बाहर ले लिया है। और यहाँ से बट्टे बट्टे में 2 दूनी 4 प्लस गुणा माइनस माइनस के पाई बट्टे 2 दूनी 4, ठीक है। ये हमारा एक बार अवकलज हो गया, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करना होता है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो आपने एक बार अवकलज किया है उसको 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर। ठीक है जी। तो ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। ओके। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से पाई उभयनिष्ठ आ रहा है, ये पाई कट जाएगा, एक पाई उभयनिष्ठ निकालोगे तो, ठीक है। पाई निकालते हैं उभयनिष्ठ, एक पाई से पाई कटा, ठीक। तो यहाँ से आर का मान किया जाएगा, देखो इधर से है के बट्टे में 4 और ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा। अगर लॉस पहले हल करो, 2 दूनी 4 पाई बट्टे में 2। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ, मगर इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो ये हो जाएगा 2 के बट्टे में 4, 4 प्लस पाई, 2 दूनी 4। तो आर का मान आ जाएगा के बट्टे में कितना है, 2, 4 प्लस पाई, ठीक है। ये हमें आर का मान मिल गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से इसका अगर मैं दोबारा से अवकलज करूँ, ठीक है, दोबारा से अगर अवकलज करूँ पुनः, आर का एक ही मान मिला है ना, यहाँ इसका दोबारा अवकलज करना होता है, डबल डेरिवेटिव मेथड लगा रहे हैं, तो दोबारा से अवकलज करेंगे आर के सापेक्ष। तो ये चीज़ क्या है बच्चों, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, 2 पाई प्लस पाई आर पाई स्क्वायर बट्टे 2, और आर का प्लस क्या होता है 1, और ये कांस्टेंट है, इसका प्लस क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के 2 पाई प्लस
पाई स्क्वायर बट्टे 2 आ जाएगा। आर के रूप में आया नहीं है, आर की रखने की जगह ही नहीं है। ये क्या आ गया, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब होता है निम्नतम। इसलिए जो हमारा क्षेत्रफल है ए, इसलिए क्षेत्रफल निम्नतम होगा। ये प्रश्न में दिखाना था ना, मैं उच्चतम बोलेगा तो उच्चतम दिखाना होता है और निम्नतम बोलेगा तो निम्नतम दिखाना होता है। तो हमने निम्नतम दिखा दिया। अब हमें प्रश्न में एक चीज़ और बोला गया था, आपने प्रश्न पढ़ा होगा ना, क्या बोला गया था, क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है, वो दिखा दिया हमने। जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है, एक को त्रिज्या की 2 गुनी हमें सिद्ध करनी है, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ हमने लिखा नहीं ना, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था कि जो वर्ग की भुजा है वो त्रिज्या की 2 गुनी है, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये जो आर का मान हमें मिला है, इस आर के मान को उठाकर हमें यहाँ रखना है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ जो ए दिख रहा है आपको, अब देखो ये इतना सारा चीज़ अगर डिजिटल बोर्ड के एक ही स्लाइड में हो पाता, नहीं हो पाता, मिटाना पड़ता और आपको दिखता नहीं है ना। इसी वजह से मैं इस पेपर में करा रहा हूँ कि क्वेश्चन लंबे जा रहे हैं, यही एकमात्र कारण है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। के 2 पाई आर का मान हमें रखना है। आर का मान क्या है, के बट्टे में 2 4 प्लस पाई, टोटल के बट्टे में क्या है 4, और इधर क्या हमारा ए है। 2 से 2 कट गया। अब हम गुणा करेंगे, गुणा करो तो ये हो जाएगा 4 के, ये हो जाएगा पाई के, और यहाँ पर क्या है, तो पाई के और यहाँ पर ऑलरेडी पाई के है। टोटल के बट्टे में क्या है 4, इधर 4 है और नीचे क्या है 4 प्लस पाई। हल कर दिया, इससे ये कटा, इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो ए क्या बचा, आर का मान, आर का मान क्या था 2, 2 से 2 कटा 4 के, फिर ये हो जाएगा पाई के माइनस से पाई के, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखो इससे ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, आगे अगर हल करेंगे तो ए का मान मिल जाएगा यहाँ से। तो देखो 4 के हैं, बट्टे में 4, 4 प्लस पाई है, तो 4 से 4 कटा, ए का मान मुझे मिला के बट्टे में 4 प्लस पाई, ठीक है। क्या जो सिद्ध करना था वो हमें मिला अभी तक, अभी भी नहीं मिला हमें, ठीक है, अभी भी नहीं मिला। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं ए बट्टे आर का मान निकालूंगा। ए का मान तो देखो दोस्तों मेरे पास क्या है, के बट्टे में 4 प्लस पाई है, और आर का मान मेरे पास क्या है, ये है आर का मान, के बट्टे में 2 4 प्लस पाई है, इसके बट्टे में 4 प्लस पाई, इसके बट्टे में 4 प्लस पाई कटा, के से के कटा, ठीक है। ये बट्टे का ऊपर आके कहाँ आ जाएगा, गुणे में, तो ए बट्टे आर आ जाएगा 2 के बराबर। तो बट्टे का इधर के गुणा में आ जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2r। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा 8 नंबर में। अगले प्रश्न पे आ जाओ, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अधिकतम प्रकाश अंदर आ पाए उसके लिए खिड़की की विमा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। सो खिड़की कैसा है, प्रश्न नंबर 1 कौन से 8वां है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। 8वां प्रश्न, खिड़की बनाए, कह रहे हैं आयताकार खिड़की है,
खिड़की है और खिड़की के ऊपर अर्धवृत्त है, ठीक है। खिड़की के ऊपर हमारा कैसा है, अर्धवृत्त है। तो देखो, और ये अर्धवृत्त का इसका क्या मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं इसको, इसका नाम देते हैं ओ। नाम दे दो इसको, खिड़की आयताकार ए बी सी डी, और यहाँ पर एक वृत्त अर्धवृत्त है ना, तो इस पॉइंट को हम पी बोल देते हैं। तो ये हमारा खिड़की का आकार हो गया, खिड़की का शेप बन गया, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी भुजा की माप को मैं एक्स बोलता हूँ, माना, ठीक है। और इसकी त्रिज्या को मैं आर मान लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आर होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, आर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, माना करके लिख देना। माना बी सी एक्स, ठीक है, तथा और ओ डी आपने क्या माना है, आर माना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप है, ठीक है। तो खिड़की का टोटल परिमाप क्या होगा, खिड़की का परिमाप, ठीक। खिड़की का परिमाप अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि खिड़की ये एक्स है, ये एक्स है, ये आपका 2r है और ये आपका r है, ये टोटल खिड़की है आपकी। ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये वाला हिस्सा में नहीं लेना, ये तो ज़मीन के अंदर आ जाएगा। खिड़की यहाँ से ये बेस है पूरा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, एक एक्स इधर से, एक एक्स इधर से, तो कितना हो गया 2x। उसके बाद यहाँ से r और यहाँ से r, ये कितना हो गया 2r। और इधर से क्या है, अर्धवृत्त की परिधि यानी कि पाई r। कोई दिक्कत नहीं होगी। 2x, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, r उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा 2 + पाई, ठीक है। और प्रश्न में जो खिड़की का परिमाप हमें दे रखा है वो 10 दे रखा है, चूंकि अरे यार खिड़की का परिमाप प्रश्न में कितना दे रखा है, 10, ठीक। इसलिए इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 10। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसको मैं समीकरण नंबर ए बोल देता हूँ। समीकरण का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। अब प्रश्न में क्या बोला है, देखो, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए, प्रकाश जब आएगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, खिड़की से होता हुआ आएगा, तो हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, हमें क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हमें क्या दिखाना है, अधिकतम दिखाना है क्षेत्रफल को। और खिड़की की विमाएँ भी हमें ज्ञात करनी है, ये त्रिज्या और ये जो x है ये हमें ज्ञात करने के लिए बोला है, और क्षेत्रफल को हमें अधिकतम दिखाना है। तो अब आ जाओ, इसलिए खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल a। तो खिड़की का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, एक आयत है, तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई हमारी कितना है, 2r, और लंबाई कितनी है, x, तो ये हो जाएगा x गुणे में 2r, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बट्टे में 2, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि ये r और x दोनों के टर्म में है, तो मैं इधर भी r दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो x का मान रख देना पड़ेगा r की फॉर्म में यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x का मान निकाल सकता हूँ। अगर मैं x का मान निकालूँ तो देखो ये 10, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 + πr, और ये 2 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, उठाकर x का मान रख दूँगा, ठीक है। तो 2r और x का मान क्या है, 10 माइनस में 2 + πr बट्टे में यह 2, और यहाँ पर है πr² बट्टे में 2। इस 2 से ये 2 कटा, तो a मेरे पास क्या मिला, r, ठीक है।
आर से अंदर गुणा कर दो, 10R और 2R, तो ये हो जाएगा πr², ठीक है ना, और 2R², 2R² माइनस के πr और ये R² और ये πr² बट्टे में 2। इस πr² में से मतलब आधे में से एक घटाओगे तो आधा बचता है, तो इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमें मिलेगा 10R माइनस का 2R²। एक में से जब आधा घटाओगे, प्लस के में से जब एक घटाओगे तो माइनस के आधा πr² बचेगा, हाफ πr², ये हमें मिलेगा, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ से R² उभयनिष्ठ निकाल लो, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। 10R है और यहाँ से R² निकालोगे उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा π/2 और यहाँ से बचेगा 2, ठीक है। ये हमें ए मिल गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। हमने क्षेत्रफल का मान फंक्शन हमने आर के फॉर्म में बना लिया है, तो अब हमें क्या करना है, आर के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक, आर के सापेक्ष अवकलज करेंगे। अवकलज करना हमें आना चाहिए। 10 आर का अवकलज 1 होता है, उसे लिखो ना लिखो वो आपकी चॉइस है। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और R² का अवकलज क्या होगा, 2R। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। सो देखिए अब हमें क्या करना होता है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए इसको 0 मानना होता है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 2 मान चुके हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अब अगला स्टेप क्या होता है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, तो 10 माइनस π/2 प्लस 2 और यहाँ पर है 2R, ठीक है। सो नेगेटिव को उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दो पंजे 10, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ से देखो अगर हल करेंगे तो यहाँ तो 5 है, इसको अगर हल कर लेंगे तो R पाई 2 दूनी 4 बट्टे में है 2, तो ये इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10, और ये जो पाई प्लस 4 गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये R आ गया, ठीक है। R का मान मिल गया मुझे। एक आंसर तो ये आ गया ना, क्योंकि v मान निकालनी है हमें, R का मान मिल गया, हमें x का मान भी निकालना है। अब हमें R का मान कहाँ रखना है, यहाँ या तो अब दोबारा आप क्लच कर लो, ठीक है। तो या फिर आप एक शब्द और लिख सकते हो कि R बराबर 10 बट्टे पाई प्लस 4 पर, तो सिंगल डेरिवेटिव है dA/dr का मान। आपको क्या दिखाना है प्रश्न में, आपको अधिकतम दिखाना है, तो dA/dr का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, इतना लिख दो कि पूरे नंबर मिलेंगे, नेगेटिव में बदल रहा है। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत टाइम बच जाएगा और नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। और ये क्यों कैसे क्या बदलता है ये मैंने 6.1 से ही आपको सिखा दिया है ना। अगर आपने वीडियो देखें तो आपको पता होगा, इतना लिखोगे नंबर पूरे मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता आपका नंबर, ठीक है। इसलिए जो हमारा क्षेत्रफल है, फलन है, क्षेत्रफल के रूप में है, इसलिए क्षेत्रफल उच्चतम है। R का मान मिल चुका है आपको, अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आपको यहाँ रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। चूंकि x बराबर मेरे पास क्या है, x बराबर मेरे पास है 10 2 प्लस पाई R बट्टे में है 2, ठीक है जी। अब इसको हल करेंगे, 10 R का मान रखना है 2 प्लस पाई, R का मान क्या है
10 बट्टे में पाई प्लस 4, टोटल के बट्टे में कितना है 2 है। ओके, अब हल करेंगे तो देखो 10 क्या है यहाँ से उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 प्लस पाई बट्टे में पाई प्लस 4। ठीक है, टोटल के बट्टे में कितना है 2 है। ओके, सो देखो भाइयों 10 के बट्टे पाई प्लस 4। ओके, ये ठीक है, अब हल कर दें। 10 तो चलो बाहर आ गया, इसके गुणा इसके साथ पाई प्लस 4 और ये -2 माइनस पाई बट्टे में आपका है, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी पाई प्लस 4 इंटू 2, प्लस का पाई माइनस का पाई कटा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटा, तो जो x का मान होगा वो होगा 10 के अपॉन में पाई प्लस 4। ठीक है, और ये हमें हमारा x मिल जाएगा। दोनों विमाएं जो है वो हमें आराम से मिल गई। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे त्रिभुज की भुजाओं से A और B दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की जो न्यूनतम लंबाई होगी वो इतनी होगी। कर्ण की जो न्यूनतम लंबाई होगी वो इतनी होगी। ठीक है, कर्ण बोला है यानी कि समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9th है, 9वां है। देखो थोड़ा चित्र बड़ा बनाना, यहाँ 90 बनेगा। ठीक है, इस भुजा को मैंने इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला और इसको मैंने सी बोला, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे त्रिभुज की भुजाओं ए और बी दूरी पर, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर, मतलब यहाँ से ए दूरी है और इस दूरी यहाँ से बी दूरी है, कर्ण पर एक बिंदु है, तो ये जो दूरी हमारी वो ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो बी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को L और इस पॉइंट को मैंने M बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो कोण है वो थीटा है। अब यहाँ पे अगर कोण थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा। देखो ये दूरी पता है मुझे, ये दूरी पता है मुझे, कर्ण की लंबाई को न्यूनतम दिखाना, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, चूंकि कर्ण की लंबाई जो होगी वो होगी AP प्लस PC। ठीक है, बेसिकली बाकी चीज़ तो आप माना वना से लिख सकते हो ना, माना ये जो कोण है PCM वो थीटा है, इसलिए APL भी कितना हो जाएगा कोण, ये भी हो जाएगा थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। ओके, उसके साथ साथ कर्ण की लंबाई तो होगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, देखो ये दूरी पता है और ये निकालना है। तो आप जानते हैं चूँकि AP बट्टे में PL, आपको इस ट्रिक पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। तो कर्ण की लंबाई हमने L मान ली, तो L क्या होता है, AP प्लस PC के बराबर होगा। तो अगर ध्यान से देखें, ये दूरी हमारे पास क्या है, A दे रखा है और ये दूरी हमें B दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, क्योंकि कर्ण पे जो बिंदु लेना है वो A और B दूरी पर होनी चाहिए, ये प्रश्न बोल रखा है। ठीक है, अगर मुझे देखो, अगर मुझे PC निकालना है तो ये दूरी मुझे मालूम है, इसको और इसको लेना पड़ेगा, और अगर मुझे इस AP निकालना है तो इसको और इसको लेना पड़ेगा। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यहाँ पे भी 90 अंश होगा, अगर यहाँ 90 अंश है ना, तो और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब, और ये हमारा क्या हुआ, छोटे वाले त्रिभुज के लिए कर्ण हुआ। ठीक है, तो देखो आपको एक ट्रिक मालूम होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ट्रिक क्या होता है, यहाँ पर हम साइन लिखते हैं, यहाँ कॉस
यहाँ टेन, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक और यहाँ पर कॉट। ठीक, तो अगर आप देखेंगे त्रिभुज APL में, त्रिभुज APL में आपको क्या निकालना है? आपको AP निकालना है, AP, और आपको पता है क्या है PL? कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार क्या होता है? सेक थीटा होता है। PL बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा, और PL का मान क्या है? A, तो जो AP होगा वो हो जाएगा A सेक थीटा। AP क्या हो जाएगा? A सेक थीटा। उसके बाद देखो त्रिभुज CMP में आपको PC निकालना है और आपको PM पता है। जो पता होता है, जो निकालना होता है, उसी में समझ लगाते हैं। कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा PM कॉसेक थीटा। तो PM का मान क्या है? B, तो ये आ जाएगा B कॉसेक थीटा। ठीक है, इसलिए कर्ण की लंबाई L बराबर वो क्या था? AP प्लस PC था। मान उठा के रख दो। AP का मान कितना है? A सेक थीटा, और PC का मान क्या है? B कॉसेक थीटा। L बराबर, और हमें इसी कर्ण की लंबाई को हमें निम्नतम दिखाना है। ठीक है, और निम्नतम कितना दिखाना है? सिद्ध क्या करना है? कर्ण की जो न्यूनतम लंबाई है A की पावर में 2/3, A की पावर में 2/3 प्लस B की पावर में 2/3, टोटल की पावर में 3/2 है। ये हमें इसकी न्यूनतम लंबाई ला के दिखानी है। ठीक है, अब L का मान हमने निकाल दिया, अब हमें क्या करना है? थीटा के फॉर्म में है तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करना है। थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा? DL बट्टे डी थीटा। A बार सेक थीटा का अवकलज क्या होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कॉसेक है, माइनस से स्टार्ट होगा, B कॉन्स्टेंट बार। कॉसेक का अवकलज होता है कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस में। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब क्या होता है उच्चतम तथा निम्नतम के लिए? उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या होता है? जो सिंगल डेरिवेटिव आपने किया है उसको हम रखते हैं 0 के बराबर। 0 के बराबर रखोगे तो यह आ जाएगा A सेक थीटा गुणे टेन थीटा माइनस B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक, तो अगर इसको मैं बदल दूंगा, सेक का मतलब होता है 1 के बट्टे में कॉस थीटा, और 10 का मतलब होता है साइन के बट्टे में कॉस। ठीक, नेगेटिव को उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। कॉसेक का मतलब होता है 1 बट्टे साइन, और कॉट का मतलब होता है कॉस बट्टे साइन। तो यहाँ से अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये हो जाएगा ए कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन की बात करेंगे। यहाँ पे B साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, गुणे में लग जाएगा साइन, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा कॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 3 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा। ये B और ये जो एक गुणे में थे इधर के बट्टे में आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 थीटा जो होगा B बट्टे A हो जाएगा। यानी कि 10 थीटा का मान क्या होगा? 10 थीटा का मान हो जाएगा B बट्टे A
यहाँ 3 है, हटाने के लिए यहाँ 1/3 हो जाएगा। ये tan थीटा का मान आ गया। ठीक है, अब आपको पता है tan थीटा का मान तो आ चुका है। अब आप क्या लिखोगे, इसको हमें क्या बताना है, प्रश्न में बोल रखा है ना लंबाई न्यूनतम है, तो आप बस न्यूनतम दिखाना है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि थीटा बराबर tan इनवर्स इधर आ जाएगा b/a⁻1/3 पर dl/d थीटा का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, क्योंकि न्यूनतम दिखाया ना, तो प्लस में ख़त्म करेंगे, में बदल रहा है। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत बच जाएगा, टाइम, और आपका पेज भी बचेगा, कैलकुलेशन टाइम भी बचेगा, नंबर भी पूरे मिलेंगे। बदल रहा है, इसीलिए लंबाई का जो फलन है ना, लंबाई न्यूनतम है, ये हम बोल देंगे। एक चीज़ का प्रूफ तो यहाँ हो चुका है। अब दूसरा प्रूफ क्या करना है कि हमें L को, ये जो L है इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या, लंबाई को ये दिखाना है सिद्ध करके। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, मान रखेंगे भाइयों। सेक थीटा का मान यहाँ रखना पड़ेगा, कोसेक थीटा का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, tan थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ b⁻1/3 और a⁻1/3। यही है ना tan थीटा हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं इस चित्र बनाऊँ तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पर थीटा है तो ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है। ठीक है, तो प्रश्न में अगर हम आ जाए तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब हमारे पास है b⁻1/3 और आधार हमारे पास है a⁻1/3। तो अगर हमें मुझे कर्ण निकालना है, अंडर रूट लंब का वर्ग और आधार का वर्ग को जोड़ करके अंडर रूट लेना होता है। तो यहाँ से मुझे अगर मैं बताऊँ तो मुझे मेरा कर्ण क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर b⁻2/3, 2 1 कम दोनों, a⁻2/3, ये मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। और हमें क्या निकालना है, देखो हमें सेक थीटा निकालना है, हमें कोसेक थीटा निकालना है, फिर मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसीलिए सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हमारे पास क्या है, b⁻2/3, a⁻2/3 और आधार कितना है मेरे पास, a⁻1/3। ठीक, और उसके बाद मुझे कोसेक थीटा का भी मान निकालना है। कोसेक थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब। ठीक, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण क्या है, b⁻2/3, a⁻2/3 प्लस में, और लंब हमारे पास क्या है दोस्तों, लंब हमारे पास है b⁻1/3। अब सेक थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान हमें कहाँ रख देना है, इस समीकरण ए में रख देना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो क्या होगा, देखिए भाइयों, ये सेक थीटा का मान क्या है, अंडर रूट के अंदर b⁻2/3 प्लस a⁻2/3 बट्टे में a⁻1/3। फिर यहाँ b है और अंडर रूट के अंदर वही सेम चीज़ है, हमें क्या मान रखना, b⁻2/3 प्लस a⁻2/3 और बट्टे में b⁻1/3। इसकी पावर कुछ नहीं, तो एक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये चीज़ क्या है, कॉमन है, तो b⁻2/3 प्लस a⁻2/3, एक में से 1/3 घटाओगे क्या आ जाएगा, 3 में से क्या 2, a⁻2/3 और यहाँ से बचेगा b⁻2/3। सेम चीज़ है,
इसकी पावर 1 और हाफ का मतलब अंडर का मतलब क्या होता है हाफ, एक और आध, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, बेस समान होने पे गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इसकी घात 1, इसकी घात आधा, यानी टोटल की घात कितनी हो जाएगी 3/2। तो b की पावर 2/3, a की पावर 2/3, टोटल की पावर आ जाएगी 3/2। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो लंबाई होगी वो न्यूनतम लंबाई इतनी होगी। आंसर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये में फंक्शन दे रखा है, द्वारा प्रदत्त वलन f का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है और नति परिवर्तन है। ठीक है, हमें बताना है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ही शानदार शानदार हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 10वां है नई एनसीईआरटी बुक में। तो क्या दिया हुआ है फलन, दिया है, हमें दे रखा है कि जो फंक्शन x है वो है x - 2 की पावर 4 और x + 1 की पावर में है 3, ये फलन है। तो हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगाएंगे अवकलज करने के लिए। तो पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाएगी, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। ठीक है, 4 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x - 2 की न्यूनतम घात 3 है और x + 1 की न्यूनतम घात 2 है, वो हम ओपनिस्ट ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x - 2 और यहाँ से बचेगा 4x + 1, एक घात बचेगी। ठीक, तो x - 2 की पावर 3, x + 1 की पावर 2, अंतर गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 3x और ये 4x, 7x - 2 प्लस का 4, 3 दूनी 6 और प्लस का 4, तो -6 में से प्लस का 4 घटाओगे माइनस के 2 बचेगा। ठीक, तो अगर इसको ढंग से लिखे 7 उपनिष्ठ मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x - 2/7। ठीक, और यहाँ से वह है x - 2 की पावर 3, x + 1 की पावर 2। समीकरण नंबर 1। क्या, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव हमने किया है उसको 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यह आ जाएगा 7 x - 2 की पावर 3, x + 1 की पावर 2 और x - 2/7। ठीक है, गुणे में तुम आगे पीछे लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 रखोगे तो x का मान आपको 2 मिलेगा। हालांकि 2 3 बार आएगा, लेकिन लिखना हमें एक बार होता है। यहाँ से इसको 0 रखोगे तो x का मान हमें 1 मिलेगा और यहाँ से 0 रखोगे तो x का मान 2/7 मिलेगा। तो x के 1 से ज़्यादा मान आए हैं तो हम यहाँ पर प्रथम अवकलज विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं x = 2 पर, x = 2 पर हमें चेक करना है। ठीक है, कहाँ चेक करना है हमें, f' पर। 7x - 2 की पावर 3, x + 1 की पावर 2, x - 2/7। ठीक है, अब एक बार बाईं तरफ देखना है, एक बार दाईं तरफ, 2 के एकदम पास में देखना है और 2 के एकदम लेफ्ट में पास में देखना और राइट में भी एक बार पास में देखना है। तो देखो जैसे 2 है तो 2 के पास में अगर मैं 1.9 रख दूँ, ठीक है, लेफ्ट में, जैसे x का मान मैंने 1.9 लिया और यहाँ ले लेते हैं
2.1 ले लिया। अब यहाँ देखो 7 क्या है, पॉजिटिव है, तो 1.9 में से 2 घटाएंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की पावर नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ भी रखो पावर में सम संख्या है तो इसे पॉजिटिव बना देगा। और 1.9 में से 2/7 का मान पता है कितना होता है? 2/7 का मतलब हुआ 0.28। तो 1.9 में से घटाऊंगा तो धनात्मक मान ही मिलेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो ये क्या आ गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहाँ हमें क्या मिला, नेगेटिव। बाएं पक्ष में नेगेटिव है। अब दाएं पक्ष में रखूँ तो ये क्या है, दाएं पक्ष में पॉजिटिव। 2.1 में से 2 घटाओगे तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे भी आ जाएगा पॉजिटिव। तो सारा कुल मिला के आपको क्या देगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो x बराबर 2 पर यहाँ लिखोगे बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, f' x का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। इसलिए x बराबर 2 पर पॉजिटिव मतलब निम्नतम। ठीक है, x बराबर 2 पर क्या होगा, निम्नतम होगा। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे x बराबर 2 पे देख लिया, अब हम x बराबर -1 पे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए -1 पे चेक करते हैं, x बराबर -1 पर। ठीक, यहाँ लगते हैं x बराबर -1। एक बार राइट साइड में देखना है, एक बार लेफ्ट साइड में, एकदम पास में। राइट साइड में इधर जाओगे, थोड़ा सा बड़ा अगर कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। जैसे इधर मैंने x बराबर -1/2 पे देख लिया, और इधर जब जाएंगे तो माइनस का 0.9 ले लिया। माइनस का जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, हमें रखना कहाँ है, यहाँ रखना है f' में। ठीक, तो f' देखो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव की पावर नेगेटिव, तो नेगेटिव देखो ये पॉजिटिव, 7 तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में मान रख रहे हैं तो नेगेटिव की पावर नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। उसके बाद यहाँ से बचेगा माइनस का, ठीक है, माइनस की अच्छा पावर में तो सम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव में से नेगेटिव घटाओगे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, बाएं पक्ष में जो बदलाव हो रहा है f' का, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अब आ जाओ यहाँ पर दाएं पक्ष में, यहाँ रखना है हमें f' में, तो 0.7 तो क्या है, पॉजिटिव है, और माइनस का रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव आ जाएगा। तो कुल मिला के ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही बदलना है, चेंज ही नहीं हुआ, तो यानी कि नति परिवर्तन। ठीक है, चूंकि x बराबर -1 पर बाएं से दाएं जाने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता है, नति परिवर्तन। अर्थात x-1 पर नति परिवर्तन, ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु होगा, इस पे नति परिवर्तन होगा। अब कौन सा बिंदु बच रहा है, x बराबर 2/7। ठीक है, x बराबर 2/7। 2/7 का मतलब क्या होता है, 0.28 पर। चेक करके दिखाते हैं आपको।
ठीक है। एक्स बराबर हमारे पास क्या है 0.28, इसके दाईं तरफ और इसके बाईं तरफ हमें लेना है। तो बाईं तरफ कम ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा बढ़ा के लेना है दाईं तरफ, तो मैंने यहाँ पर 0.5 ले लेता हूँ, और इधर थोड़ा घटा के लेना है तो मैं जैसे 0.10 ले लेता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं लेना, आसपास ही लेना है। ये जो बिंदु है ना, इनसे बड़े ना हो, ये ध्यान रखना है। एफ डैश एक्स पे आ जाओ। एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास 7 और x माइनस 2 की पावर 3, x प्लस 1 की पावर 2 और x माइनस 2/7। ठीक है, ये था। तो पॉजिटिव, ये तो रहा पॉजिटिव, रखोगे 0.10 तो घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की पावर 3 है नेगेटिव, और ये रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और 0.10 में से 0.8 घटाओगे नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिला के क्या आ गया चिन्ह, पॉजिटिव आ गया। ठीक, अब राइट साइड पे जाओ। ठीक है, राइट साइड पे जाओ तो 7 क्या है पॉजिटिव, 0.5 रख रहे हैं, 0.5 में 2 नेगेटिव, नेगेटिव की पावर विषम है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये पावर में सम है यानी कि ये आ जाएगा पॉजिटिव। और 0.5 में से जब 0.28 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव गुणा नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, तो x बराबर 2/7 पर बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। यानी कि x बराबर 2/7 पर, 2/7 पर क्या होगा, नेगेटिव का मतलब उच्चतम, उच्चतम बिंदु है ये। तो इस पर उच्चतम, इस पर नति परिवर्तन, और इस पर क्या है निम्नतम है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, कहीं पे डाउट हो दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे ये हमारा फंक्शन है और इंटरवल जो लेना है हमें 0 से पाई के बीच में लेना, क्लोज इंटरवल में। f का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 11वां है, नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो हमें दे रखा है, क्या दिया है हमें, जो फलन हमें दे रखा है वो है cos स्क्वायर x प्लस साइन x, और x जो आ रहा है हमारा वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है क्लोज इंटरवल में। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। तो पहले पावर सॉल्व होगी, 2 सामने आ जाएगा और एक हाथ कम हो जाएगी, है ना। और क्योंकि अगर इसको आप लिखोगे प्रॉपर वे में, यहाँ छोटा करके लिख के दिखाता हूँ ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाओगे। ये चीज़ है cos x के पावर 2। तो पहले पावर सॉल्व होगी, है ना, फिर एक पावर कम हो जाएगी और cos x का प्लस क्या हो जाएगा माइनस के sin x, और sin x का प्लस क्या होता है cos x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो cos x देखो उभयनिष्ठ है आपका, माइनस के 2 sin x प्लस का 1। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या होता है, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो रखो cos x माइनस के 2 sin x प्लस 1, इसको हमने क्या किया 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको 0 लेंगे
और फिर इसको 0 लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यदि cos x बराबर 0, तो cos x किस, देखो इधर cos x ने इसका मान भी cos में सोचो, cos पाई बाई 2 का मान 0 होता है, तो x का मान क्या आ गया पाई बाई 2, जो कि इस इंटरवल के बीच में आता है। ठीक है, अब इसको 0 मानेंगे यदि -2 साइन x प्लस 1, इसको 0 मानोगे। ठीक है, तो माइनस वाला उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 साइन x बराबर 1 हो जाएगा। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। इधर साइन है, इसका मान भी साइन में सोचो, साइन 30 यानी कि पाई बाई 6। साइन से साइन, अरे यार साइन लिखना था। ठीक है, साइन से साइन हट जाएगा, ये साइन है, तो x का मान क्या आ जाएगा पाई बाई 6 30। तो ये जो मान है वो भी इस इंटरवल के बीच में है। अतः x के जो मान हो जाएंगे वो 0 होगा, पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 6 होगा और पाई होगा। इसको भी लेना है और ये जो 2 हैं उनको भी लेना है। अब इन पे चेक करना है। ठीक है, चूँकि जो फंक्शन x है हमारा वो है cos x का होल स्क्वायर प्लस साइन x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मान रख के देखना है 0 पर, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 6 पर, पाई पर, किस पे ऊंचा और किस पे सबसे नीचा आता है। तो सबसे पहले देखेंगे f0 cos 0 स्क्वायर साइन 0। cos 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो ये आ गया 1। फिर हम निकालेंगे पाई बाई 2 पर cos पाई बाई 2 का वर्ग साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1 और साइन पाई बाई 2 सॉरी cos पाई बाई 2 का मान 0 होता है, 0 का वर्ग 0 और साइन पाई बाई 2 का मान 1, तो ये भी आ गया 1। ठीक, फिर हम निकालेंगे किस पर, पाई बाई 6 पर। पाई बाई 6 पे चेक करते हैं, तो cos पाई बाई 6 का वर्ग और ये आ जाएगा साइन पाई बाई 6। ठीक, तो cos 30 का मान होता है √3/2 वर्ग हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। हल करो तो वर्ग करे पे अंडर हट जाता है 3, 2 का वर्ग 4, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 5/4 यानी कि 1 से बड़ा हो गया। ठीक, और उसके बाद पाई बाई 2 पे निकालो। अच्छा, पाई बाई 2 पे तो हो गया, पाई पे निकालो तो cos पाई और ये हो जाएगा साइन पाई। ठीक, cos पाई का मान कितना होता है, जो मान cos 0 का होता है वही पाई का होता है। ठीक है, तो cos पाई का मान होता है -1, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, एंड साइन पाई का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। आपसे उच्चतम मान और निम्नतम मान पूछा है, तो उच्चतम मान जो होगा, बड़े से बड़ा मान कितना है, उच्चतम मान 5/4 है, 1 से बड़ा है, और निम्नतम मान क्या है हमारा 1 है, उससे छोटा मान 1 ही है। तो ये हमसे पूछा था, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न शानदार जानदार इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक और क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको पता है। और ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, 15वां क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि 12वां 14वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा ना, क्योंकि आपके नई एनसीईआरटी बुक में मध्यमान प्रमेय, रोडे का प्रमेय है नहीं, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करा तो दूंगा, लेकिन समझ में आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने मध्यमान प्रमेय वगैरह पढ़ा नहीं है, लेकिन टेंशन मतलब मैं करा दूंगा। इसीलिए कहता हूँ बच्चों, आप लोगों को पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, आपका नॉलेज बहुत कम हो रहा है और फ्यूचर में आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, 12वां प्रश्न पुरानी एनसीईआरटी पे मैंने पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, पूरी पढ़ा रखी है फ्री में।
कहते सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन, आयतन को उच्चतम दिखाना है, कि लंब वृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई होती है वो 4r/3 होती है, ये हमें दिखाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12वां है। ठीक, हमारे पास एक गोला है, उसके अंदर एक शंकु है। ठीक है, ये हमारा केंद्र है, इसका नाम मैंने ओ दे दिया, और ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या है। ठीक, और ये भी तो त्रिज्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये त्रिज्या किसकी है? गोले की। तो गोले की जो त्रिज्या है उसकी, गोले की त्रिज्या प्रश्न में आर दे रखा है, यहाँ से आर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? आर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा ये हमें नहीं पता। और शंकु की जो त्रिज्या है उसको मैंने कैपिटल आर मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस बिंदु का नाम मैं देता हूँ एम, इस यहाँ पे मैं इसको ए बोलता हूँ, यहाँ पे बी बोलता हूँ, और इसको मैं सी बोलता हूँ। इसको ओ बोला था, इसको मैंने एम बोल दिया। माना शंकु की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। दिया क्या है? दिया है गोले की त्रिज्या स्मॉल आर। स्मॉल आर हमें गोले की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिखाना है? आयतन, शंकु के आयतन को हमें उच्चतम दिखाना है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 πr²h। मुझे h भी नहीं मालूम है और मुझे r भी नहीं मालूम है, तो ये सारा चीज़ मुझे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं शंकु की ऊंचाई। देखो शंकु की ऊंचाई क्या है? am। इसके बराबर होगा वो AO + OM होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो AO क्या है हमारे पास? R है। OM मुझे नहीं मालूम, तो OM नहीं मालूम तो निकाल लो OM। ये निकालना है और ये मुझे पता है OB। ठीक है, ये मुझे पता है, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो कोण है वो थीटा है। यहाँ पे कोण क्या है? थीटा। माना BOM, ये हमने थीटा कोण माना। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और हमें पता क्या है? हमें कर्ण पता है, और ये कर्ण हुआ और ये हमारा क्या हुआ? आधार। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, तो OM हमें निकालना है, और ये बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा OB cos थीटा, और OB का मान क्या है? R। ठीक है, ये सूत्र बन गया। अब ये मान हम यहाँ रख देंगे, OM का मान कितना है? R cos थीटा। तो ये हमें शंकु की ऊंचाई मिल गई h। अब हमें शंकु की त्रिज्या R भी चाहिए, ये कैपिटल R। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पुनः देखो, पुनः उसके बाद यहाँ पर देखो जो ट्रिक आपको पता है, मैं सूत्र कौन से लगा रहा हूँ? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होता है ना। सो देखो भाइयों, अब की बार क्या है? मुझे त्रिज्या है ना, त्रिज्या हमारे पास क्या है? BM, शंकु की त्रिज्या BM निकालनी है, और मुझे OB पता है, प्रश्न में दे रखा है। यानी कि ये कोण के सामने वाली मुझे लंब बट्टे ये क्या है? कर्ण। यहाँ 90 अंश है ना, तो ये क्या है? कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। तो BM ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, सो बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा। BM जो होगा वो होगा OB साइन थीटा,
और ओ बी का मान क्या है हमारे पास, आर, यानी कि जो बी एम है वो किसके बराबर है, शंकु की त्रिज्या है। ये हमें मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। ठीक, तो हमें इधर से शंकु की ऊंचाई मिल चुकी है और शंकु की त्रिज्या मिल चुकी है। अब जो सूत्र होता है शंकु का आयतन, उसमें आ जाओ। इसलिए शंकु का आयतन वॉल्यूम बी, सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, मान रख देंगे 1/3 आर, आर का मान क्या है मेरे पास, आर साइन थीटा वर्ग, और एच का मान मेरे पास क्या है, आर प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, ये मान मैंने रख दिया। थोड़ा इसको हल कर लूँगा, यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से आर ओबनिस्ट आएगा तो आर की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमें वी मिल गया, फलन बन गया हमारा आयतन का। अब हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, करो भाइयों, अवकलज आपको अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम यहाँ पर लगेगा, पाई आर क्यूब, आर त्रिज्या होती है ना, कांस्टेंट है, तो डी वी बट्टे डी थीटा, पाई आर क्यूब बट्टे 3 यहाँ लग गया। अब देखो, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, पहला एक 1 का अवकलज 0 और कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, फिर साइन अंदर वाले का अवकलज, साइन का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। आपको अवकलज अच्छे से आना चाहिए, अगर अवकलज नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा इसको हल करेंगे। पाई आर क्यूब, यहाँ पर तो 3 है। ठीक, अब यहाँ से इसको जब हम गुणा करेंगे अंदर देखो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर देखो 2 साइन कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर दिख रहा है, साइन के पदों में इसका मान रख सकते हो तो मैं रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो पहले उसको कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से साइन, यहाँ से साइन और यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, ये 2 पद कॉस के, एक सिंगल पद साइन का है, तो साइन को मैं बदल दूंगा कॉस में, साइन स्क्वायर को मैं क्या बदल दूंगा, कॉस में। तो पाई आर क्यूब साइन थीटा बट्टे में 3, तो ये हमारा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस थीटा माइनस के 1। तो ये एक द्विघात समीकरण है कॉस के रूप में, तो इसका गुणनखंड करना है। गुणा करने पे 3 है और घटाने पे 2, 3 कम 3, ठीक है, 3 कम 3, 3 में से घटाओगे 2 आ जाएगा। गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड जब करोगे ना, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा माइनस के 1 आ जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा यहीं पर हल कर देते हैं, तो 3 कॉस थीटा ओवरनिस्ट आ जाएगा, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा,
यहाँ से एक, यहाँ से एक उभयनिष्ठ, जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमें यहाँ मिल जाएगा पाई आर क्यूब बट्टे में 3 कॉस थीटा प्लस 1 3 कॉस थीटा माइनस के 1। ठीक है, कहीं पर कोई समीकरण माना है क्या हमने? नहीं माना है, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। और ये हमारा है क्या? डी वी बट्टे डी आर, आर या थीटा था, थीटा। अब उच्चतम तथा न्यूनतम के लिए क्या करते हैं? उच्चतम तथा निम्नतम के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे पता लग जाएगा। अच्छा, साइन थीटा छूट गया था, देखो इधर ला लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। जो टफ काम था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, पाई आर क्यूब बट्टे 3 कांस्टेंट है, इसका मान हम 0 नहीं ले सकते, होगा ही नहीं। साइन का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइन आप 0 ले लोगे तो ये त्रिज्या 0 हो जाएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा का मान तुम 0 नहीं ले सकते। अगर 1 प्लस कॉस थीटा तुम 0 लोगे तो ये पूरा आयतन तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस, ना तो ये 0 हो सकता है ना ही ये 0 हो सकता है, बचा ये, इसको 0 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज 3 कॉस थीटा माइनस 1 0, और माइनस इधर के प्लस का हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान आ जाएगा 1/3। ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1/3। उसके बाद आपको प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में ये बोला गया है आयतन को उच्चतम दिखाना है। तो उच्चतम दिखाने का तरीका क्या होगा? कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, चूंकि कॉस थीटा बराबर 1/3 पर dv बट्टे डी थीटा का मान बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, महत्तम दिखाना है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। इसलिए v आयतन उच्चतम है या महत्तम है, जो लिखना चाहो। ठीक है, महत्तम दिखा दिया। अब आगे की बात करते हैं। हमें क्या बताना है कि जो शंकु की ऊंचाई है 4r/3 है, यही तो सिद्ध करना है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कहाँ है? ये है r + r cos थीटा। ठीक है, चूंकि शंकु की ऊंचाई क्या है मेरे पास? r उभयनिष्ठ निकालोगे तो 1 + cos थीटा है, और cos थीटा का मान हमारे पास क्या है? cos थीटा का हमारे पास मान है 1/3, वो यहाँ पर रख दो। लॉशपा ले लो, 3 × 3 + 1/3, 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 r/3। यही तो सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड की जो त्रिज्या होगी और जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या का 4/3 गुना होगा। हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। 4r/3 होगा, कर दिया हमने 4r/3। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इसको हम कर दें। हालांकि कॉन्सेप्ट अगर आपको रोली का प्रमेय और लैग्रेंज प्रमेय नहीं पता है तो वो प्रश्नावली 5.8 पहले हुआ करती थी पुरानी एनसीईआरटी में, जो मैंने पढ़ा रखा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो वीडियो ज़रूर देख लो। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं आएगा, लेकिन बीटेक करोगे, बीएससी करोगे, ठीक है, जब
एमएससी करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ है, हर साल मिलेगी। तो अभी सीख लोगे तो फ्यूचर में काम देगा। हो सकता है कि जब सी यू सेट का एग्ज़ाम दो तब भी क्वेश्चन आ जाए उस पर। ठीक है, तो अभी तो तुम्हें मज़े आ रहे हैं कि कम है, लेकिन वही मज़ा आगे जाके सज़ा बन जाएगा अगर अभी छोड़ रहे हो, आप स्किप कर रहे हो तो। अब पता नहीं फालतू में इन्होंने सिलेबस क्यों कम किया है, मेरा तो दिमाग सनक जाता है इस सिलेबस को कम देखकर। मान लीजिए कि ए से बी पर क्लोज इंटरवल पर परिभाषित एक फलन इस प्रकार है कि जो एक्स आ रहा है ओपन इंटरवल ए बी के लिए एफ डैश एक्स मतलब अवकलनीय है, 0 से बड़ा यानी कि वर्धमान है, तो सिद्ध कीजिए कि उसी इंटरवल पर एक वर्धमान फलन है, ये हमें दिखाना है। ठीक, यानी कि उस इंटरवल पर फलन को हमें क्या दिखाना है, वर्धमान दिखाना है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 13वां। ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो x1 और x2 दो मेंबर ले लेते हैं हम, जिस इंटरवल की मैं बात कर रहा है इस इंटरवल से ओपन इंटरवल है, कोई भी इंटरवल हो ओपन है या क्लोज, उसके अंतर्गत अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, उनमें से मैंने दो बिंदु लिए x1 और x2, इस प्रकार लिए हैं, कि जो x1 है वो छोटा है x2 से। ठीक है, x1 जो है छोटा है x2 पर, और प्रश्न में क्या बोला है कि जो फंक्शन है वो ए बी पर अवकलनीय है। अब डैश का मतलब क्या होता है, अवकलनीय। ठीक है, जब कोई फलन, देखो अगर आपको मैं बता दूं अवकलनीय है और x1, x2 ये जो चीज़ है वो किसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है। तो अगर मैं इसको सेट बना दूं तो ये जो चीज़ होगा वो इसके अंदर ज़रूर होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, देखो अगर कोई फलन किसी इंटरवल पर अवकलनीय है तो वही फलन उसी इंटरवल पर सतत ज़रूर हो जाता है। ठीक है, उस पर क्या हो जाता है, सतत ज़रूर हो जाता है। अगर उसके ओपन इंटरवल पर अवकलनीय है तो उसके क्लोज इंटरवल पर सतत हो जाता है। ये आप जानते हो, मैंने 5.1 में भी आपको पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। इसलिए कि जो फंक्शन x होगा, ठीक है, x1, x2 इंटरवल पर क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि ये अवकलनीय है तो सतत ज़रूर होगा। अगर कोई फलन किसी इंटरवल पर अवकलनीय हो और उसी के क्लोज इंटरवल पर सतत हो तो लैग्रेंज प्रमेय के अनुसार क्या होता है, अतः लैग्रांज, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ इसका पूरा पढ़ लेना तो ये सब डाउट ही नहीं रहेगा मन में कि ये कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है। तो क्या होता है कि जो एफ डैश सी हो, जो एक सी मान होता है वो इस इंटरवल के क्या रहता है, बीच में रहता है, जहाँ पर जो एफ डैश सी होता है उसका सूत्र क्या होता है, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बट्टे में क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला है, जब आप पढ़ोगे तो अभी आप सीखोगे ना। अब आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आया है, अभी तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप सीखोगे रोल लेके पर मैं लैग्रेंज हो रहा है तो आपको फट से पता लग रहा होगा कि भाई कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, प्रश्न में हमें दे रखा है, चूंकि प्रश्न में बोला है कि जो x आ रहा है वो ओपन इंटरवल ए बी से आ रहा है और जो एफ डैश एक्स का मान है वो 0 से बड़ा दे रखा है हमें। ठीक, तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, x की जगह c रखते हैं ना, यही चीज़ आती है, तो यहाँ से ये चीज़ इसका मान 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि फंक्शन x2 माइनस के फंक्शन x1, x2 माइनस x1 इसका मान 0 से बड़ा हो जाएगा। ये बट्टे के तरह के गुणे में 0 हो जाएगा, यानी कि fx2 माइनस fx1 ये 0 से बड़ा हो जाएगा।
ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि जो फंक्शन x2 है वो फंक्शन x1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन x2 क्या हो जाएगा, x1 से बड़ा हो जाएगा यदि x1 हमारा x2 से छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन हमने स्टार्टिंग में ही ले ली थी कि जो x1 है वो x2 से छोटा है। ठीक है, तो फंक्शन x2 बड़ा होगा फंक्शन x1 से। ये चीज़ अगर दिखा दी तो वर्तमान हो गया। यही तो परिभाषा होती है वर्तमान की। अतः fx a से b में वर्तमान है। ठीक है, 2-4 बार कॉपी में लिखना, प्रैक्टिस करना, आराम से बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ये फॉर्मूला है और फिर ये लिख दोगे, हो गया वर्तमान आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के एक गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन, आयतन को अधिकतम दिखाना है कि बेलन की जो ऊंचाई होगी ना वो 2r बट्टे में √3 है और हमें आयतन जो है उसका अधिकतम आयतन भी हमें ज्ञात करना है, मतलब आयतन को हमें निकालना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। 14 और 15 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं। जैसा बोले वैसा हम चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना है, 14वां है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, गोला है। तो मैं चित्र थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये हमने गोला बना दिया। ठीक, गोले की जो त्रिज्या हमें वो r दे रखा हुआ है और इसके अंतर्गत आने वाला सबसे अधिकतम ऊंचाई का बेलन हमने बना दिया। ये इसके अंतर्गत आने वाला सबसे अधिकतम ऊंचाई का बेलन हमने बना दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार देखें। ये बेलन की क्या हो गई, हमारी ऊंचाई हो गई और ये गोले का केंद्र ले लिया हमने। ठीक है, गोले की जो त्रिज्या है वो प्रश्न में हमें r दे रखी है, r। ठीक है, और यहाँ अगर r है तो ये भी तो कितना होगा, r होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, r होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये जो कोण है वो थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है। अगर ये r है, ये r है, ओके, तो मैंने मान लिया, नाम दे देते हैं। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। ठीक है, और इससे इसको मिला लो, ये बिंदु क्या है, E है। नाम बिंदु का तुम कुछ भी दे दो, वो आप तुम्हारी चॉइस है। माना कोण B, इस बिंदु का नाम देते हैं O, BOE, कोण BOE, इसको हमने थीटा मान लिया। अब देखो, ये आपको अगर बेलन की ऊंचाई चाहिए तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरी। ठीक है, बेलन की ऊंचाई क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो बेलन की ऊंचाई, चूंकि बेलन की ऊंचाई h किसके बराबर होगी, वो OE का क्या होगा, डबल होगा, 2OE होगा। ठीक है, OE निकालो, चूंकि OE आपको निकालना है और आपको इसको मिला दो, OE आपको निकालना है और आपको OB पता है। ठीक है, तो आधार बट्टे कर्ण, लंब के सामने कर्ण, थीटा के सामने वाली वो जो लंब होती है, 90 के सामने वाली वो जो कर्ण होती है, तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो OE का मान क्या हो जाएगा, OB कॉस थीटा। OB का मान क्या है, R, तो ये हो जाएगा R कॉस थीटा। यानी कि जो H हमारे पास है 2OE, तो जो H हो जाएगा वो हो जाएगा 2R कॉस थीटा। तो ये हमने निकाल दिया बेलन की ऊंचाई। अब हमें निकालनी है बेलन की त्रिज्या। ठीक है, R वो किसके बराबर है, EB के बराबर है। चूंकि EB आपको निकालना है और OB आपको पता है, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा।
तो ई बी, ये हो जाएगा ई बी ओ बी साइन थीटा, और ओ बी का मान है आर, तो जो ई बी होगा वो होगा आर साइन थीटा। क्या होगा दोस्तों? आर, यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगी वो हमारे पास है बेलन की आर साइन थीटा। तो बेलन की त्रिज्या भी निकाल ली, बेलन की हमने ऊंचाई भी निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ बेलन के आयतन में, ठीक है। अतः बेलन का आयतन, सूत्र क्या होता है वैसे? पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे? आर का और एच का मान रखेंगे, ठीक है। तो आर का मान क्या है हमारे पास? 2r, ठीक है। आर का मान क्या है हमारे पास? आर साइन थीटा है सिर्फ, तो ये है पाई, आर का मान है आर साइन थीटा स्क्वायर, और एच का मान क्या है? 2r cos थीटा, 2r cos थीटा। तो आर स्क्वायर और ये आर, तो 2 पाई आर क्यूब, यहाँ से आपका साइन थीटा का वर्ग गुणे में कॉस थीटा, ये हमारे पास v आ गया। v में हमारा फलन बन गया। हमें क्या करना होगा? थीटा के सापेक्ष अवकलज करना होगा, क्योंकि r दूरी होती है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब अवकलज करोगे इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगेगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। तो करते हैं अवकलज। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट 2 पाई आर क्यूब, कांस्टेंट पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है? माइनस के साइन थीटा, प्लस दूसरे का अवकलज, पहले पावर सॉल्व होगी, अरे यार दूसरा वैसे का वैसे ना, यहाँ पर दूसरा वैसे का वैसे, पहले का अवकलज, पहले पावर सॉल्व होगी, 2 साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 2 पाई आर क्यूब माइनस के साइन क्यूब थीटा, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे साइन थीटा क्या है? उभयनिष्ठ है। अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कॉस में है तो इसको भी हम कॉस में ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 कॉस स्क्वायर और 1 कॉस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर। थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये आ जाएगा सिंगल डेरिवेटिव, ठीक। और आयतन को भी हम कुछ मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर ए, ठीक। फिर क्या होता है? उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर रखते हैं, रखो इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 2 पाई आर क्यूब साइन थीटा। अब देखो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता, साइन थीटा का मान भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप साइन 0 ले लोगे तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? बेलन की 0 हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इनका मान 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको 0 लेंगे, माइनस का करके प्लस का हो जाएगा,
अरे यार, फिर से दोबारा लिख दिया। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में √3। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बट्टे √3 आ जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में अधिकतम दिखाना है। तो लिखने का तरीका क्या होता है आपको पता ही है। आप क्या लिखोगे, चूंकि कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे √3 पर टीवी बट्टे थीटा का मान बाएं से दाएं जाने पर क्या अधिकतम दिखाना है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। इतना लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे। कोई माइकल लाल आपका एक नंबर काट नहीं सकता। पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, ठीक है। अतः आयतन अधिकतम है। हो गया। अब अगला काम आपको क्या करना है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको कॉस थीटा तो मिल चुका है, आपको साइन थीटा भी निकालना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। निकाल लो पहले से। कॉस थीटा का मान कितना है, 1 बट्टे √3। 1 का वर्ग 1, √ का वर्ग करने में √ हट जाता है। 3 कम 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 बट्टे 3, ठीक है। अब समीकरण ए से सारे मान रखने पड़ेंगे ना, अधिकतम आयतन भी हमें निकालना है। तो 2πr3 साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकाला हमने, 2 बट्टे 3। और कॉस थीटा का मान हमारे पास क्या है, कॉस थीटा का मान है 1 बट्टे √3। तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 πr3 बट्टे में आ जाएगा 3 √3। आयतन है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे घन इकाई। जो भी इसका मात्रक हो उसकी पावर में क्या लगेगा, घन लगेगा, आयतन, ठीक है। तो कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। तो ये भी हमने आराम से बना लिया। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में। मेरे हैंड रिटन नोट जो ये हैं वो आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे फ्री में। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो 8 नंबर पर आता है, हर साल आ जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई सा भी आएगा ना, वो 8 नंबर में ही आएगा, बड़े नंबर में ही आएगा, ध्यान रखिए। 8 नंबर 6 नंबर कह रहे सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन को अधिकतम दिखाना है कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, ये सिद्ध करना है। और बेलन का जो अधिकतम आयतन है वो इतना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो थोड़ा चित्र बढ़िया करके बड़ा करके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। शंकु थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ चित्र थोड़ा बड़ा बनाना है। पेज आप अपने ससुराल से नहीं ला रहे हो, आपको पेज जो मिलेगा ना उसके भी आपसे पैसे चार्ज किए गए। तो ये मत सोचो कि मैं लूट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। दबा के बड़ा फिगर बनाना है ताकि हर चीज़ उसमें आप क्लियरली दिख पाए, ठीक है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन बड़े से बड़ा जो आयतन इसके अंदर बेलन जो बन सकता है, अधिकतम आयतन लेना है हमें। ये मैंने ले लिया, ठीक है। आयतन ये बना, बेलन का आयतन को हमें अधिकतम दिखाना है। ये मैंने शंकु के अंतर्गत सबसे बड़े से बड़ा जो बेलन बन सकता है वो बना लिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ से हमने डाला है, ये हमारा शीर्ष लंब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, शीर्ष लंब है। प्रश्न में दे रखा है कि अर्धशीर्ष कोण हमारा क्या है, अल्फा। ये अल्फा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये ए, इस बिंदु को बी, ठीक है। इस बिंदु को मैंने सी बोला, इस बिंदु को मैंने डी बोला।
इस बिंदु को मैं ए डैश बोल देता हूँ, इस बिंदु को मैं बी डैश बोल देता हूँ। नाम तुम कुछ भी दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमें बोला है अर्धशीर्ष कोण में अल्फा दे रखा है और ऊंचाई एच दे रखा है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, शंकु की जो ऊंचाई है वो हमें एच दे रखी है, टोटल ऊंचाई एच है, ठीक है। और ये हमारी त्रिज्या है बेलन की। तो मैं मान लेता हूँ, माना बेलन की जो त्रिज्या है वो क्या मैं मान लेता हूँ, वो एक्स है। मैंने खुद से इसका मान लिया है कि भैया ये क्या है, एक्स है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एक्स है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ऊंचाई तो एच दे रखा है, मैंने चित्र में भी दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाओ, क्योंकि आपको ये चाहिए, यानी पाई आर, त्रिज्या तो एक्स मान ली, एच एच मुझे ये निकालना है, ये है एच शंक, ठीक है। अगर इसको एच मान लो तो ये कैसे निकलेगा, टोटल में से जब मैं इतना घटा दूंगा, ठीक है। हाँ, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई अगर कैपिटल एच में मान लो तो वो क्या आएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं वी, इस वाले पॉइंट का नाम देता हूँ मैं ओ। तो अगर ये मुझे निकालना है तो वी ओ में से मुझे घटाना है ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मैं ओ डैश दे देता हूँ, ओ डैश घटाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब वी ओ मेरे पास कितना है, टोटल मेरे पास है, ये तो मेरे पास एच है। अब अगर मुझे, अरे यार सॉरी, ये थोड़ी ना घटाना है, ये घटाना है, इतने में से जब मैं इतना घटाऊंगा तो मिले मुझे ये मिलेगा। तो वी ओ डैश घटाना है, वी ओ डैश इतना घटाएंगे तो जाके इतना मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ देखो कैसे निकल सकते हैं, त्रिभुज वी ओ डैश बी डैश में आपको वी ओ डैश निकालना है, और ये आपको पता है ओ डैश बी। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है, लंब होती है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है दोस्त, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब कॉट होता है, कॉट थीटा हमारे पास अल्फा है। तो वी ओ डैश, ओ डैश बी का मान क्या है, एक्स, एक्स कॉट अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे एक्स कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये हमें बेलन की ऊंचाई मिल गई, ये मान हमने यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत, त्रिज्या बेलन की हमारे पास एक्स हमने मान रखा है, इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई आर हमारे पास क्या है बेलन की, एक्स, और एच हमारे पास क्या है, एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अंदर गुणा कर दो, पाई एक्स स्क्वायर से, तो एच पाई एक्स स्क्वायर पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन आ गया आयतन का, ठीक। तो जो हमने माना है x, उसके फॉर्म में हमें क्या कर देना है, अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, करो डी बट्टे डी एक्स, ठीक। अवकलज करेंगे तो ये h पाई तो हो जाएगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x, पाई कॉट अल्फा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर
2 और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए उच्चतम तथा निम्नतम के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, तो इसको हम 0 के बराबर मानेंगे तो 2x पाई h और यहाँ से 3x स्क्वायर पाई कॉट अल्फा 0 के बराबर मान लिया। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पाई x ओपनिस्ट है, पाई x ओपनिस्ट है, तो यहाँ से 2h पाई x बाहर आ गया तो 3x कॉट अल्फा बचेगा। देखो दोस्तों, x का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x आप 0 ले लोगे त्रिज्या 0 हो नहीं सकती है ना बेलन की। चूँकि x का मान 0 नहीं, पाई तो कांस्टेंट है, ऑलरेडी 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो इसको तो 0 होना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों के प्रोडक्ट 0 है। अगर इनमें से कोई एक 0 नहीं होगा तो इसका मान 0 नहीं हो सकता, तो हमें इसको 0 लेना ही पड़ेगा। 2h 3x कॉट अल्फा, इसको हमने 0 ले लिया। ठीक, सो देखो दोस्तों, ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 2h जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, x का मान आ गया। एक बट्टा काउंट क्या होता है 10, तो 2h बट्टे 3 10 अल्फा भी लिख सकता हूँ इसको मैं। ये हमें x मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, x मिल गया। अब लिखने का तरीका आपको बताइए, हमें क्या दिखाना है दोस्तों, यहाँ पे हमें दिखाना है आयतन अधिकतम दिखाना है। तो आप क्या लिखोगे आयतन अधिकतम दिखाने के लिए, x बराबर 2h बट्टे 3। कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा ना, उस टाइम को बचाना चाहते हैं, तभी हम इस चीज़ को लिखते हैं। पर क्या था, डी बट्टे डी एक्स का मान, डी बट्टे डी एक्स का मान बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, इसलिए यह उच्चतम है या अधिकतम है। ये प्रूफ करना था, ये वाला पार्ट तो प्रूफ आराम से हो गया। अभी इसमें और भी चीज़ें प्रूफ करनी है, अभी तो एक पार्ट हुआ है, बड़े नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा। हमें क्या दिखाना है, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है और उसके साथ अधिकतम आयतन भी इतना है। ठीक है, अब आ जाओ, चूंकि बेलन की ऊंचाई हमारे पास क्या थी, बेलन की ऊंचाई हमारे पास थी h माइनस एक्स कॉट अल्फा, h माइनस एक्स कॉट अल्फा। x का मान रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर रख सकता हूँ ना, यहाँ से रख दूंगा मैं x का मान उठाकर। यहाँ पर x का मान रखने पर x का मान है 2h बट्टे 3 10 अल्फा और गुणे में क्या है कॉट अल्फा। आप जानते हैं 10 अल्फा गुणे कॉट अल्फा का मान कितना होता है, एक कक्षा 10 में ही पढ़ा है आपने। लॉशपा 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3h माइनस के 2h, h बट्टे 3, हैंस प्रूव्ड। बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3, शंकु की ऊंचाई हमारे पास h थी, हैंस प्रूव्ड। और एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अगले पार्ट में हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, अधिकतम आयतन निकाल के दिखाना है, यानी कि यहाँ पे मान रखना पड़ेगा अब की बार। ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से v h h तो है, क्या कॉमन है यहाँ से, पाई एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, तो मैं पाई एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ।
एच माइनस यहाँ से बचेगा एक्स कॉट अल्फ़ा। अब हम मान रख देते हैं, ठीक है ना, एक्स का मान रख देंगे। तो इधर तो है एच, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ मान रख देंगे। एक्स का मान हमारे पास क्या था, यह है 2h बट्टे में 3 10 अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा। भाई एक्स का मान है 2h बट्टे 3 10 अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है। सो देखो इसका मान तो हो जाएगा h 1, और इसको जब आप हल करोगे, चलो लिख के दिखा देते हैं पहले, गुणे में पाई भी है, और यह 2h बट्टे में 3 10 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से 3h में से 2h घटाओगे 1h बचेगा, h बट्टे 3 पाई 2 दूनी 4 h स्क्वायर 3 तिया 9 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 9 तिया 27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ये अधिकतम आयतन आएगा, ये हमें प्रूफ करना था, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था, पाई और 4 पाई बट्टे 27 एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फ़ा, यही प्रूफ करना था। हो गया। कहीं पे भी डाउट हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अब यही क्वेश्चन अगर डिजिटल बोर्ड में करता तो भाई हो ही नहीं पाता एक ही स्लाइड के अंदर, है ना, आप अच्छे से समझ भी नहीं पाते। चलिए नई एनसीईआरटी बुक में आखिरी प्रश्न हम आ चुके हैं, 16वां क्वेश्चन, और उसके साथ ये किताब पूरी ख़त्म हो जाएगी। मैंने पूरी पढ़ा दी है नई एनसीईआरटी भी, पुरानी एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी मैंने करा रखे हैं, उसकी लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है, एक 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में, टंकी हमारी बेलनाकार है, 314 मीटर क्यूब यानी कि आयतन में परिवर्तन, बट्टे में आवर है h यानी कि समय t के सापेक्ष अवकलज होगा आयतन का, dv बट्टे dt हमें दे रखा है। गेहूँ भरा जाता है, भरे गए गेहूँ की गहराई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। गहराई मतलब h, dh बट्टे dt क्या होगा ये हमें बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, देखो हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार टंकी है, ये बेलनाकार टंकी है, ठीक। मान लेते हैं कि जो बेलन की ऊंचाई है वो h है, माना बेलन की ऊंचाई h है, ये हमने खुद से माना है, ठीक है। और बेलन की जो त्रिज्या है दिए हैं, बेलन की त्रिज्या r बराबर वो 10 मीटर है, ये प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि इसका अगर आयतन है, आयतन में परिवर्तन, हालांकि डायरेक्ट नहीं बोला है, वो हम समझ गए हैं, किसमें कैसे समझ गए, 314 मीटर क्यूब घंटा बोला ना, यहाँ से मीटर क्यूब क्या, आयतन की, आयतन में ही मीटर की पावर जो भी मात्रा होता है उसकी पावर में 3 लगता है, तो यानी कि dv घंटा है यानी कि समय, dv बट्टे dt दे रखा है। यहाँ से ये चीज़ हमको समझ में आ गई, ठीक है। हमसे क्या बोला है प्रश्न में, हमसे ये बोला है कि ऊंचाई में परिवर्तन मतलब गहराई, गहराई क्या है h, तो हमें dh बट्टे dt में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें ज्ञात करके बताना है। चूँकि जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, v बराबर पाई r स्क्वायर h, यही होता है। r का मान दे रखा है, रख दो भाई 10 यानी कि 100 पाई h, ये हमें v दे रखा है 100 पाई h, ठीक है। अब हमें यहाँ t दिया था तो t के सापेक्ष अवकलज कर देना है, t के सापेक्ष अवकलज करने पर dv बट्टे dt, t के सापेक्ष करें तो 100 पाई क्या है कांस्टेंट,
और h का क्या हो जाएगा, डी एच बट्टे डी टी। डी वी बट्टे डी टी हमें दे ही रखा है 314, और ये 100 पाई गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, डी एच बट्टे डी टी। ठीक है, तो 100 से भाग जब दोगे, 2 स्थान के बाद है, ठीक। तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14, जो कि पाई बराबर 3.14 ले लिया, कट के क्या आ गया है 1। ठीक है, डी एच बटे डी टी यहाँ 1 है, और इसका अगर मात्रक भी ध्यान से देखना, मात्रक क्या होगा, एच का मात्रक क्या होगा मीटर, और समय का मात्रक क्या होगा घंटा, प्रश्न के अनुसार। तो 1 मीटर प्रति घंटा, ये ऑप्शन सही होना चाहिए, है कहीं 1 मीटर प्रति घंटा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही ये किताब भी ख़त्म होती है हमारी, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।